नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज के पार्ट नंबर 11 में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए तैयार हो जाइए इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। जी हाँ, एनसीईआरटी का पूरा आपको निचोड़ मिलने वाला है हर एक क्लास, हर एक सेशन में, हर एक क्लास के कंसेप्ट में, और कंसेप्ट वाइज आपकी क्लास चल रही है। जितने भी प्यारे मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, डेली क्लासेस देखते हैं, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से हर एक क्लास को अटेंड कर पाते हैं, समझ पाते होंगे कि डेली क्लासेस अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो भारत की सबसे लंबी नदी सभी लोग जानते हैं, किसकी बात करें हम? गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी 25-25 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, टोन, सोन, रामगंगा, बागमती, कोसी हैं। और गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? इसका देखिए उद्गम स्थल, देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी जिले से, और फिर जाके कहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, इसलिए कहते हैं दोस्तों हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि जो हम हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं वह डिटेल के साथ बताते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आने वाले प्रश्नों को आप लोग आसानी से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ बताया था। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? वह है देवप्रयाग। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस वीडियो को दिल से आपने अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तीसरा प्रश्न बेहतरीन बेमिसाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होगी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछा जा रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछा जाए तो वह कहलाती है गोदावरी। ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक प्राचीन है और इसमें कई नदी तंत्र समाहित हैं, और पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रमुख नदियों की लंबाई अपवाह के क्षेत्र में गोदावरी की 1465 है, दूसरे नंबर पर आपका आती है कृष्णा, तीसरे नंबर पर आती है महानदी। ये तीनों है, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पर कौन आती है? गोदावरी, दूसरे में कृष्णा और तीसरे में महानदी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सिंधु का ज़्यादा बहाव किस पर है? पाकिस्तान पर है। और मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा के नाम से कई बार पूछा जाता है कि मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपका जवाब होना चाहिए नर्मदा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहला जाएगी, और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहला जाएगी। बात करेंगे फोर्थ नंबर प्रश्न की कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी का निर्माण करती? तो देखिए, हमने तीन बताया था आपको। ठीक है, कौन कौन से बताया था? गोदावरी, कृष्णा और कौन कौन से बताए थे? हम फिर से आपको बता दे रहे हैं ये चीज़ें। गोदावरी, कृष्णा और महानदी हमने बताया था। ऑप्शन में देखिए, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी जो है देश के दूसरे सबसे बड़े नदी का निर्माण करती है? तो वह हो जाएगी कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है।
यह महाराष्ट्र के नासिक पथ के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी की लंबाई 1465 है, कृष्णा की 1400 है, नर्मदा की 1312 है, महानदी की 858 है और कावेरी की 805 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा थाला जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय में गोदावरी का है। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहंद नहर या अपर बाड़ी देवाब नहर। जी हाँ, सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करेंगे। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर जो कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था और राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव भी लाया है। और इस नहर पे सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हर एक बांध से निकाली गई है और यह भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी वाला। और इसका निर्माण कब हुआ था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था। छठवां प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अपने फैमिली को, टीटी फैमिली। एक टीचर को सपोर्ट करें, एक टीचर हो के, शिक्षक हो के आप लोग शिक्षक का सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें अपने आप में ये होता कि चलिए हमारे भाई बहन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही चाहिए दोस्तों, और क्या। सपोर्ट करते रहें, तैयारी जारी रखें। सिलेक्शन सभी को पता है सरोपर ही है यहाँ पर, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। कौन सी नदी का मुहाना या डेल्टा? देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी इन तीनों का तो है। नदियों द्वारा मुहाने के पास से लाए गए अवसादों को जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल के जैसे विकसित स्थल को डेल्टा कहते हैं। और भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, हम आपको बता भी चुके हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों का डेल्टा जो है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि तापी नदी डेल्टा का नहीं, यह एक्चुअली बनाती है। सातवां प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर या हुगली नदी पर बना हुआ है? सभी कमेंट करेंगे। देखिए, टिहरी बांध की जब भी बात की जाती है एक ही नाम आता है, हम भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध जो परियोजना है या टिहरी बांध भागीरथी नदी पर यह निर्मित है। और सभी को पता है कि भागीरथी एवं विलंगना नदी पर सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित एक बांध है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस परियोजना में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव हो सकता है। टिहरी बांध परियोजना में कितने मेगावाट बिजली संभव है? 2400 मेगावाट। और टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड पर है। और टिहरी बांध परियोजना द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन एवं नहरी परिवहन का लाभ उठाया जा सकेगा। बाकी आने वाले प्रश्नों में और डिटेल के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्योंकि 25 प्रश्न हमने कंप्लीट करने हैं लगभग अंडर 20 मिनट्स। जी हाँ, 20 मिनट में 25 प्रश्नों को हमें कंप्लीट भी करना है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना की जब भी बात की जाती है सतलुज नदी का नाम आता है। हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। ये सभी को पता है, सतलुज नदी पंजाब राज्य की बात करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य के सतलुज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना की आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और इसका निर्माण अमेरिकन बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण किया गया था। 9वां प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। सभी कमेंट करेंगे जिनको पता है, जिनको सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, जिनका ड्रीम्स है, जिन्होंने ठान लिया है, डीएड बीएड किया है, अपने माँ बाप के जो पैसे लगे हैं
उन पैसों को अब साकार करने का समय आ चुका है। जो अपने मन में ठाने हैं कि भैया गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उन सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फीडबैक के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो वह हमारा कैक्टस। इसका रीजन क्या है बताने वाले हैं। देखिए, कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल का है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहता है और इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो, अधिक समय तक जल को अपने आप अवशोषित कर रखे, सेव कर सके, क्योंकि जल ही जीवन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। देखिए, सदाबहार पेड़, कई बार पेड़ों से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सदाबहार पेड़ समझने वाली बात, हम परिभाषा भी आपको बताएंगे। नीम, इमली, बबूल, शहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो शहतूत दिया गया है यह सदाबहार पेड़ नहीं आएगा, बाकी नीम, इमली, बबूल आ जाएंगे। रीजन कंडीशन देख लेते हैं। शहतूत सदाबहार पेड़ नहीं होगा। देखिए, सदाबहार पौधे ऐसे पौधे और वृक्ष को कहते हैं जिन पर हर मौसम में पत्ते आते हैं। ये उन वृक्षों से अलग होते हैं जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं, लेकिन ये हर मौसम में इसके पत्ते आते रहते हैं। ये कहलाते हैं सदाबहार पेड़। अगला प्रश्न है, सभी को पता रेगिस्तानी प्रश्नाएं या रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे हम सी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, चाहे संविदा वर्ग 3 एमपी टेट की बात करेंगे, चाहे रीट एग्जाम की बात करें। ये ऐसे प्रश्न होते हैं, देखिए 70-80 प्रश्न सभी को पता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रश्न आते हैं। तो एनसीईआरटी के पैटर्न पर बाकी आपके जो भी 1-2 प्रश्न स्टेट लेवल से प्रश्न आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। 2-3 प्रश्न ही स्टेट से प्रश्न आ जाते हैं, बाकी सारे कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। बाकी लेवल आपका अलग अलग रहता है हर स्टेट का, हर एक सेंटर का। बात करेंगे प्रश्न की। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती। यह पेड़ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में या अबू धाबी में। तो जो चीज़ हम पढ़ नहीं होते हैं तो हमें पता रेगिस्तान का नाम है यार, रेगिस्तानी ओक पेड़ शायद राजस्थान में होता होगा, ऐसा नहीं है। ये एक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है और इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एल्वाकेशोर्निया डिसेन क्या लिखा हुआ है, डिसेंसनेनिया। ठीक है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। थोड़ा आपको लोगों को देखिए लैंग्वेज में लग रहा होगा थोड़ा सा आज वीकनेस है दोस्तों, तब ये थोड़ा कल से ख़राब है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को इतना प्यार इसलिए मिलता है कि आपसे मतलब एक ही क्लास को हम छोड़ ही नहीं पाते हैं, ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। डेली क्लासेज करते हैं सिर्फ आपके लिए, आपके सपनों के लिए, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार करते हैं कि सर कब वीडियो अपलोड करेंगे, क्लास कब आएगी सर की। तो हमें भी जब आप उम्मीद रखते हैं तो हमें भी कुछ उम्मीदें होती हैं कि आप तक क्लास पहुंचाना, आप तक प्रिपरेशन का माध्यम बनना। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाट या मध्य प्रदेश। तो भारत का ऐसा क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है वह कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन कहलाता है? पश्चिमी घाट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बाकी आपके पश्चिमी घाट शिलांग, पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सभी लोग जानते हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। देखिए, जब भी मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो मैंग्रोव वन की बात सभी को पता होगा। मैंग्रोव वन कहाँ पर होते हैं? समुद्री इलाकों में ज़्यादातर होते हैं। तो किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? वह कहलाते हैं पश्चिम बंगाल।
मैग्रो या उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के समुद्री तटीय पश्च जलों, मुहानों, क्षारीय दलदलों व दलदली मैदानों में विशिष्ट परिस्थिति वाले क्षार सहवानिकी क्षेत्र होता है। ये बड़ी तादाद में पौधे और जीव जंतुओं के ऐसी प्रजातियों को संग्रहण का क्षेत्र होता है जिनमें से क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। ये समुद्री जल की उर्वरता बढ़ाते हैं और भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां विश्व का लगभग 5% हैं और तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का लगभग आधा भाग पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। 15वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो हमें किसी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सभी को कहते हैं कि भारत का जो दिल कहे जाने वाला राज्य है, बात करेंगे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की बात करेंगे। सर्वाधिक वनों वाला हमारा मध्य प्रदेश है। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ISFR 2015 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, जहां कुल वनाच्छादित क्षेत्र 17,462 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.03% है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में आता है छत्तीसगढ़ और फिर आपका चौथे में आता है महाराष्ट्र। तो सबसे अव्वल नंबर कौन है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्कटिक होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। देखिए, कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? वह होगा सिक्किम। तो आर्किड को समझ लेते हैं। आर्किड पौधे एक कुल होता है, पौधे के कुल होता है जिसके सदस्यों के पुष्प जो होते हैं अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं और आर्किडों के लगभग 450 प्रजातियां जेमरा और 1500 जातियां भारतवर्ष में आर्किड पहाड़ी प्रदेशों में जैसे हिमालय, ठीक है, खासी जयंती पर्वत, कीडे कैनाल तथा नीलगिरी पर्वत पर होते हैं। ये बहुतायत में सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। 17वां प्रश्न है, एलपीजी सभी को पता है। एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं दिया गया है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला को जलने वाला है, यह मीथेन को उत्सर्जन करने वाला है। तो सत्य नहीं दिया गया, सभी को पता है यह मीथेन को उत्सर्जन करने वाला है, यह सत्य नहीं दिया गया है, बाकी आपके सारे सत्य दिए गए हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है और इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवित भूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो आपके और हमारे में घरों में भोजन पकता है। यह एक स्वच्छ ईंधन जो गंध रहित होता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकप्टेन C2H5SH नामक यह पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे लीकेज होगा तो एक आपको सुगंध या गंध मिलेगी। तो एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान सभी को पता है 55,000 kg रखती है और यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग होता है जो नीले ज्वाला में जो जलता है। सीएनजी, देखिए एलपीजी और सीएनजी यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो सीएनजी का संक्षिप्त रूप सभी लोग जानते हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, या दबित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका प्रयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है और इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस के वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से लेकर 250 किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है और सीएनजी में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 19वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एलपीजी का संक्षिप्त रूप। तो एलपीजी का संक्षिप्त रूप सभी लोग जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। और प्रश्न नंबर 20वां दिया गया है कि कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, जैव कचरा, मानव मल। ये तीनों बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होते हैं, लेकिन खनिज तेल आपका प्रयोग नहीं होता है। 21वां प्रश्न दिया गया है, सभी को फ्री पीडीएफ फाइल नोट्स मिलेगा। जी हाँ, टेलीग्राम के माध्यम से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, सर्च करें, चैनल का नेम सर्च करेंगे, अपने परिवार का नाम सर्च करेंगे, आपको सारे पीडीएफ फाइल वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली।
तो सभी लोग जानते हैं भारत की बात कर रहे हैं, प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो एक ही जवाब आएगा, वह हम बात कर रहे हैं किसकी? पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी अर्थात राजस्थान में 1962 में स्थापित हुआ था। 22वां प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, पौधा या यूरेनियम? देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पूछा गया है, देखिए समझने वाली बात है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कौन हो जाएगा? पौधे हो जाएंगे। ऊर्जा के वे स्रोत या वे स्वरूप जिनका प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापना होता रहता है, वे नवीकरणीय ऊर्जा कहे जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, गोबर गैस, जल, वायु आदि, ये सारी चीजें हैं। 23वां प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन? तो सभी जानते हैं पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन कौन से कहला जाएगा? तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन जो हमारा गैस कहलाएगा। बाकी डीजल, लकड़ी, केरोसिन, इन तीनों में पर्यावरण सुरक्षित नहीं होता, इन तीनों में प्रदूषण होता है, लेकिन गैस में प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। मान लीजिए एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। ठीक है, 2 बॉक्स ऐसे बना लिए। पहले में सूरज, पानी, वायु, इसमें क्या किया? सूरज, पानी और वायु एक स्लिप डाल दी पहले में। दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के नाम एक स्लिप डाल दी। यानी पहले में देखिए पानी वायु वाला और दूसरे में कोयला पेट्रोलियम वाला स्लिप डाल दी। अब ये बताइए कि गैसों की जो नाम की स्लिप डाली है, पहले बॉक्स में क्या नाम होना चाहिए? पहले बॉक्स में जिसने जो डालेगा उस बॉक्स में प्राकृतिक संसाधन होगा, पुनः चक्रित संसाधन, क्षारणीय संसाधन, वास्तविक संसाधन। देखिए हमें बॉक्स की बनाने की जरूरत नहीं है। सूरज, पानी, वायु पहले बॉक्स पर डालता है और पहले बॉक्स का नाम पूछा जा रहा है। तो सूरज, पानी और वायु ये सभी जानती है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये पहले बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। और बाकी सभी लोग जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम ये प्राकृतिक गैस जीवाश्म निर्मित होते हैं, अतः पहले बॉक्स का नाम प्राकृतिक संसाधन हो गया, नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। 25वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी या उपरोक्त सभी? अब आपको कमेंट करके माध्यम से बताना, यह आपके लिए मॉक क्वेश्चन है। आज का मॉक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन नोट करेंगे और जल्दी स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा, जितना होगा बेहतर। आने वाली क्लासेस इससे बेहतर होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इस बीच में हो गया होगा। कोशिश किए हैं टेबलेट लेकर, थोड़ा एनर्जी लेकर, कि आप लोगों को वही एनर्जी, वही आपका इमोशन मिले, उसी तरह आप लोग तैयारी कर पाएँ। तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। और ये आज का हो जाएगा आपके लिए मॉक क्वेश्चन। तो मॉक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताना है कि 25 में से आपने स्कोर 12 प्लस किया, 20 प्लस किया या 25 में से 25 किया। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू जारी रखें, ज्वाइन करें, सिलेक्शन पाएं बेहतर तैयारी के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।